हाँ तो करें, स्टार्ट करते हैं फिर यार, है ना। ठीक है ना। मैं जब तक चलूँ तब तक चला देना क्लास, मेरी जब तक आवाज़ चले। क्या बात है, इनके कमेंट तो हौसला देंगे। चल ठीक है ना, कर स्टार्ट कर। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, मैदान में 7 फेरों की सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड, 5वां एपिसोड, जिसमें दोस्तों जो टॉपिक मैंने आज तक शायद आपको सबसे कम पढ़ाया वो है दोस्तों इकोनॉमिक्स। कौन सा है? अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी सवाल हो सकते हैं दोस्तों, वो आज की सीरीज में मैं आपके सामने रखूंगा। आपका जो हौसला है वो तय करेगा दोस्तों कि इस क्लास का मंजर क्या होने वाला है। तो आइए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली काक्षाय। आ जाओ फटाफट मैदान में दोस्तों, पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। श्वेती, धर्मेंद्र, आशुतोष, जितेंद्र, जगत, जीतपाल, मनोज, अलका, कमलेश, सभी का स्वागत है माय डियर रसगुल्ला। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी और सीधा कह रहा हूं दोस्तों आपसे, इस 7 फेरों की 7 सीरीज है ना, आप यकीन मानिए 50% सीधा पेपर छपेगा आपके एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। किस्मत की एक कमाल की बात है। क्या किस्मत की एक कमाल की बात है कि ये पलटती जरूर है, लेकिन कैसे? अपने मेहनत के दम पर। तो किस्मत की दोस्तों सबसे खूबसूरत बात है कि ये पलटी जरूर मारेगी दोस्तों, लेकिन मारेगी आपकी मेहनत के दम पर। अगर तुम किस्मत के भरोसे बैठ गए तो क्या पता दोस्तों खुद किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे अभी तो एग्जाम आगे जाएगा, कोविड की तीसरी लहर आएगी। फिर कह रहा हूं, किस्मत के भरोसे बैठ गए तो समझ जाना दोस्तों, किस्मत तुम्हारे खुद भरोसे बैठी है, तुम्हारी मेहनत के भरोसे बैठी है। तो आइए भाई साहब, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं आगाज कर रहा हूं आज की क्लास को और फिर कह रहा हूं 5वां, 6ठा, 7वां ये तीनों एपिसोड मैं पूरे करूंगा दोस्तों, राखी से पहले, 21 अगस्त से पहले, और आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन दोस्तों एपिसोड लाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, और आज के जितने भी सवाल हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सीधा की सीधा दोस्तों उठाया है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का पोस्टमार्टम करेंगे। इकोनॉमिक्स में दोस्तों यही सवाल हैं, पढ़ जाना। इसी में से अगर 5 सवाल हाने होंगे तो 4 दोस्तों इसी एपिसोड में से आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है बिटकॉइन। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप देखोगे दोस्तों किस प्रकार सवाल पेपर में आता है। तो बिटकॉइन क्या है आप सभी को पता है दोस्तों। जो बिटकॉइन है ये दोस्तों एक डिजिटल करेंसी है। क्या है? बिटकॉइन लिखना दोस्तों, यह एक डिजिटल करेंसी है, या फिर मैं कह दूं दोस्तों आभासी करेंसी है, या फिर दोस्तों वर्चुअल करेंसी है। कैसी है? वर्चुअल, जिसे आप टच नहीं कर सकते दोस्तों, ऐसी करेंसी है। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों इसका आदान प्रदान होता है। और सबसे फेमस कौन सी है? बिटकॉइन। तो पहली दोस्तों, पहली और डिजिटल करेंसी या पहली दोस्तों वर्चुअल करेंसी थी बिटकॉइन। इसका जो विकास है सातोशी नाकामोटा, किसने किया दोस्तों? सातोशी नाकामोटा ने किया। और सातोशी नाकामोटा दोस्तों ये जापान के, किसके? जापान के। इसकी सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, इस पर किसी का भी रेगुलेशन नहीं है। नोट करना, इस पर दोस्तों किसी का भी रेगुलेशन नहीं है, मतलब इसे कोई भी दोस्तों रेगुलेट नहीं करती। ये इसकी सबसे बड़ी कंपनी। और हाल ही में दोस्तों एल सल्वाडोर देश है जिसने दोस्तों बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया। तो इसी में करंट अफेयर्स नोट कर लेना, नोट लगा के दोस्तों। एल सल्वाडोर, कौन सा? एल सल्वाडोर दोस्तों वह देश है जिसने क्या कर दिया? जिसने बिटकॉइन को दोस्तों लीगल करेंसी घोषित किया है। क्या किया है? लीगल करेंसी घोषित किया। पिता की फिक्र को अब की बार फक्र में बदलूंगा। इकोनॉमिक्स का 5 सवाल अगर आएंगे तो 4 दोस्तों इसी में से छपने वाले हैं। तो नोट कर लेना, बिटकॉइन क्या
है? डिजिटल मुद्रा का दोस्तों एक रूप है बिटकॉइन। क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? नोट करना दोस्तों, जो अवमूल्यन है इसे दोस्तों कहते हैं जो आपके डीवैल्यूएशन है। क्या है? डीवैल्यूएशन जो है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? सीधी सीधी बात समझा रहा हूं, नोट करना। $1 की दोस्तों मान लेते हैं कीमत कितनी है? 70 रुपया। $1 70 रुपये के दोस्तों बराबर है। अवमूल्यन हो गया और $1 दोस्तों लिख लेना कितने का हो गया? $1 हो गया 80 रुपये का। कहने की बात यह दोस्तों, अगर हमारी खुद की जो करेंसी है, हमारी दोस्तों जो घरेलू करेंसी है ना, अगर उस करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो इसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। समझे मेरी बात को? अगर दोस्तों हमारी खुद की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। पहले दोस्तों अंग्रेज आया $1 लेके, कितने रुपए ले गया दोस्तों? 70 रुपये। अब अंग्रेज आया $1 लेके, कितने रुपए ले गया दोस्तों? 80 रुपये ले गया। तो नोट करना, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना। तो दोस्तों डीवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अवमूल्यन का, कि दोस्तों हमारी जो घरेलू मुद्रा है, क्या हमारी जो दोस्तों घरेलू मुद्रा है, इस घरेलू मुद्रा की जो वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू दोस्तों कम होना। क्या होना? हमारी घरेलू मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम होना। इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? इससे फर्क पड़ेगा, कोई जो अंग्रेज है जो $1 लेकर आया था, वो यहां से पहले 70 का माल ले रहा था दोस्तों, अब वो 80 का माल लेगा। मतलब हमारा जो माल है वो ज्यादा बिकेगा, मतलब दोस्तों निर्यात जो है बढ़ेगा, और दोस्तों हम जो बाहर से मंगा रहे हैं वो कम होगा। इसको नोट कर लो, सीधा क्वेश्चन पेपर में आएगा और पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के अंदर। अगर आपसे पूछे डीवैल्यूएशन, सीधा क्वेश्चन पूछेगा अवमूल्यन का दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिख लेना अवमूल्यन से दोस्तों जो निर्यात है, ये निर्यात सस्ते होते हैं, और जो आयात है दोस्तों, ये आयात जो है महंगे होते हैं। सीधा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निर्यात सस्ते होंगे और जो आयात है वो महंगे होंगे। भारत में अब तक कितनी बार दोस्तों अवमूल्यन हुआ है? तो नोट कर लेना, इंडिया के अंदर दोस्तों जो अवमूल्यन है वो आपके सामने है। 1949 में हुआ, 1966 में हुआ और 1991 में। सीधा पूछ लेगा निम्न में से किस वर्ष में भारत में अवमूल्यन नहीं हुआ? अब बताओ दोस्तों, गई भैंस पानी में। तो लिख लेना 1949 दोस्तों, 1966 है और 1991। तो अगर पूछे कितनी बार दोस्तों, तो 1949, 1966 और 1991 में 2 बार हुआ। क्या हुआ? 1991 में 2 बार। तो टोटल 4 बार दोस्तों क्या हो चुका है? आपके अवमूल्यन हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन 1991 में दोस्तों 2 बार हुआ। क्या? 1991 में 2 बार। तो अगर आपसे पूछे अवमूल्यन का अर्थ क्या है, अब दोस्तों पढ़ो, घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा लागू करना, चल पूंजी अन्य देश की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना, ये दोस्तों क्या है? यह है डीवैल्यूएशन। क्या है? डीवैल्यूएशन। तो सीधा सवाल है अवमूल्यन, आज तक शायद दोस्तों इकोनॉमिक्स में शायद पहली बार आपको समझा रहा हूं, ये सारी बातें सीधा पेपर में आएंगी। फिर कह रहा हूं 5 सवाल अगर आएंगे, 4 दोस्तों यहीं से आने वाले हैं। देखना, अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन दोस्तों, खुद की जो मुद्रा है उसकी जो वैल्यू है ये कम होना है डीवैल्यूएशन। कितनी बार हुआ है? 1949 में हुआ, 1966 में हुआ और 1991 में दोस्तों 2 बार हुआ। क्या हुआ? 1991 में 2 बार। तो टोटल दोस्तों 4 बार हुआ। क्या? टोटल 4 बार हो गया। तो नोट कर लेना, अवमूल्यन का क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? निर्यात सस्ते होते हैं और जो आयात है ये दोस्तों महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय
राष्ट्रीयकरण के बाद किस नाम से जाना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या एनटीपीसी में आया दोस्तों क्वेश्चन, और सीधा क्वेश्चन का आंसर पता है आपको? उसमें पूछा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? क्या कब हुई दोस्तों? तो नोट करना, जो स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है ना दोस्तों, इसकी जो स्थापना है, लिख लो, इसकी जो स्थापना है एनटीपीसी ने मानी है दोस्तों 1806। पेपर में देखना आंसर, उसमें 1806 मानी गई है, एकदम ठीक मानी है। क्यों मानी है दोस्तों? देखिएगा हुआ क्या दोस्तों, 1806, इस पूरी बात को ढंग से समझना। 1806 में दोस्तों एक बैंक स्थापना होती है, बैंक ऑफ कलकत्ता। कौन सी दोस्तों? कलकत्ता जो बैंक है इसकी स्थापना हुई। 1840 में दोस्तों नोट करना, इसमें स्थापना होती है बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 के अंदर दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को आपस में मिला के दोस्तों कौन सी बैंक बन गई? इंपीरियल बैंक। कौन सी बैंक बन गई? इंपीरियल बैंक है। और कब बनी? 1921 के अंदर दोस्तों इंपीरियल बैंक बन गई। और जो ये इंपीरियल बैंक है यही दोस्तों 1 जुलाई 1955, कब? 1 जुलाई 1955 को नोट करना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गई। एनटीपीसी ने दोस्तों जो आंसर है ना ये माना 1806। क्या माना? 1806। तो समझ रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी दोस्तों स्थापना कब से होती है? 1806। क्योंकि जो पहली बैंक थी ना, बैंक ऑफ कोलकाता, वो 1806 में बनी। 1955 ऑप्शन में नहीं था। क्या 1955 दोस्तों ऑप्शन में नहीं था, 1806 को ठीक माना है एनटीपीसी ने। तो 1806 दोस्तों बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाया इंपीरियल बैंक बनती है 1921 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछे 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है इसकी दोस्तों ये राष्ट्रीयकरण होने के बाद बन चुकी है। अब बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ लो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका दोस्तों ध्येय वाक्य मोटो क्या है? कौन कौन बताएगा दोस्तों? इसकी जो लाइन है वो क्या लाइन है जो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लाइन है, या फिर दोस्तों ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है? फटाफट छाप दो कमेंट बॉक्स में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों नरीमन पॉइंट, कहां स्थित है? नरीमन पॉइंट में स्थित है। और नरीमन पॉइंट दोस्तों ये मुंबई के अंदर स्थित है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन दोस्तों लिख लेना दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा दोस्तों इसके वर्तमान में चेयरमैन। तो आपके सामने सारी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने थी। अभी तक आपने इसका आंसर नहीं दिया है, जल्दी छापो इसका आंसर क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी लाइन लिखी होती है उसके नीचे दोस्तों जल्दी, मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा थप्पड़ तेरा गाल, चुपचाप पढ़ ले मेरी जान। अरे यार वो किसका है? वो दोस्तों जनधन योजना। किसका है? जनधन योजना का है ना। बलस्यम मूलम विज्ञानम। भाई साहब कुछ को नहीं होवे क्या? कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। अरे बताओ रसगुल्लो फटाफट। द बैंकर टू एवरी इंडियन लिखना दोस्तों। क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये लाइन लिखी होती है, ढंग से देखना। द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये ध्यान रखना। इसका संबंध किससे? इसका संबंध है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो लिख लो दोस्तों नाबार्ड जो है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, नोट करना। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एक बार तो इसकी फुल फॉर्म पूछी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? रूरल डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई दोस्तों 1982 को।
अगला क्वेश्चन पूछिए किस समिति की सिफारिश पर होती है? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो अगर आपसे पूछ ले कि नाबार्ड जो है इसकी दोस्तों जो स्थापना है 1982 के अंदर होती है, 12 जुलाई 1942। कब होती है? 12 जुलाई 1942 है। सर आप सच में पढ़ा रहे हो क्या? हाँ भाई साहब सच में पढ़ा रहा हूं ना। और तुम्हारा जो ये प्यार है ना वो मुझे मजबूर कर चुका है 2 क्लास और एक्स्ट्रा लेने पर। हो जाओ तैयार। और फिर कह रहा हूं आज का 5 नंबर इकोनॉमिक्स में पक्का करके जाना। जो पसीना बहाएगा दोस्तों वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, अब की बार मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव वापस जाएगा। ये देखिए ऐसा राज्य जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा पूछा गया आपके यूपीपीएससी द्वारा दोस्तों अवर अविनस्त सेवा परीक्षा में। पहली बात तो रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर दोस्तों 1975 को। और अगर आपसे पूछो किस राज्य में नहीं है तो नोट करना दोस्तों सिक्किम के अंदर रीजनल रूरल बैंक नहीं है। कहां पर नहीं है? सिक्किम के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों इसमें आरआरबी में दोस्तों किसका कितना प्रतिशत हिस्सा है? सीधा पेपर में पूछेगा कि भारत सरकार का कितना हिस्सा है दोस्तों इसके अंदर। या फिर आपसे पूछ सकता है जो प्रमोटेड बैंक है जो इसे प्रमोट करती हैं उसका कितना हिस्सा है, या दोस्तों राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजनल रूरल बैंक के अंदर दोस्तों नोट करना भारत सरकार जो है इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है दोस्तों, तो लिखना 50%। कितना है? 50%। अगर पूछे प्रमोटेड बैंक दोस्तों इनका हिस्सा है 35% का और राज्य सरकार का हिस्सा है 15%। इसे अच्छे से नोट कर लो। सिक्किम तो पेपर में पूछ लिया क्या? सिक्किम तो पेपर में पूछ लिया दोस्तों। अब हो सकता है ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 में। और आपको याद है इसके लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन कमेंट बॉक्स में छापेगा? बताओ दोस्तों इसके लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? फटाफट छाप दो दोस्तों किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। सिक्किम के अंदर नहीं है, छाप लेना। और दोस्तों भारत सरकार का 50% हिस्सा है। जो बैंक इसे प्रमोट करती है दोस्तों वो ध्यान रखना 35% हिस्सा है। और दोस्तों राज्य सरकार का 15% हिस्सा है। अगर तुमसे पूछे इसकी स्थापना का श्रेय किसे देते हैं दोस्तों जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, क्या उसे नोबेल पुरस्कार मिला और वो कहां है? जल्दी बताओ भाई साहब। मोहम्मद यूनुस है। नोट कर लो दोस्तों मोहम्मद यूनुस जो है इसे नोट करना। कौन है? मोहम्मद यूनुस है। और जो मोहम्मद यूनुस हैं कहां के रहने वाले दोस्तों? बांग्लादेश। शेख हसीना वही बांग्लादेश दोस्तों यहां के रहने वाले। और अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लिख लेना ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। कौन सा है? ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। तो अच्छे से छाप लेना दोस्तों। अभी हाल ही में इन्हें ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिला है। शांति का अगर पूछे आपसे इन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिल चुका है क्या? इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बांग्लादेश के थे रीजनल रूरल बैंक के दोस्तों करता धरता। आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? जितने भी दोस्तों आयाम बन सकते हैं ना आपकी दोस्तों इकोनॉमिक्स में, सारे के सारे आयाम मैं आपके सामने खोलकर रख दूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो माय डियर रसगुल्ला फटाफट
इसकी खोपड़ी में छेद कर दो क्वेश्चन के, छाप दो कमेंट बॉक्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन दोस्तों 1934 का अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन है यंग हिल्टन आयोग। कौन सा है? यंग हिल्टन आयोग। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को स्थापना। चौथा क्वेश्चन स्थापना के समय दोस्तों इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। वर्तमान में दोस्तों वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। तो नोट कर लेना, वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? लिखो दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर घुमा के पूछेगा। अभी रुक जाओ, देखना मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे घूमेगा। 1 जनवरी 1949 को इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, इसके पहले दोस्तों गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर, देखो मैंने थोड़ा सा सवाल घुमाया ना, तुम्हारा आंसर चेंज हो गया। कोई उर्जित पटेल कह रहा है, कोई दोस्तों आपके शक्तिकांत दास कह रहा है, कोई मतलब आपके रघुराम राजन कह रहा है। अब देखना मेरी बात को, जो आरबीआई दोस्तों इसके पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर लिखना दोस्तों वो थे आपके ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। पहले दोस्तों अगर पूछूं भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। 23वें गवर्नर कौन थे? तो 23वें दोस्तों लिखना रघुराम गोविंद राजन। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। क्या? आई डू व्हाट आई डू। ये दोस्तों इनकी पुस्तक है। ये भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें दोस्तों गवर्नर थे। 24वें कौन थे? 24वें थे दोस्तों उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। वर्तमान में कौन से? वर्तमान में दोस्तों आपके शक्तिकांत दास। कौन है? वर्तमान में लिखना 25वें जो गवर्नर है वो है दोस्तों शक्तिकांत दास। पेपर में क्या पूछा? 23वां गवर्नर। तो नोट करना रघुराम गोविंद राजन दोस्तों ये 23वें गवर्नर। अगला क्वेश्चन, उर्जित पटेल की पुस्तक का नाम क्या है? तुम तो इसका आंसर दो, मैं बताता हूं दोस्तों एक टॉप लेवल क्वेश्चन। क्या? टॉप लेवल क्वेश्चन देखिएगा इकोनॉमिक्स का। सीधा सवाल पूछेगा, निम्न में से किस वर्ष का संबंध राष्ट्रीयकरण से नहीं है? देखना क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से किस वर्ष का संबंध, क्या किस वर्ष का संबंध बैंकों के राष्ट्रीयकरण से नहीं है? अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रीयकरण से नहीं है, यह सवाल आपके सामने आ गया। पहला ऑप्शन आपके सामने आया 1949। कब दोस्तों? 1949। दूसरा ऑप्शन आया 1969। तीसरा ऑप्शन आया दोस्तों 1980 और चौथा ऑप्शन आया 1982। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उर्जित पटेल की जो पुस्तक है ना उसका नाम लिखना दोस्तों उर्जित पटेल। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम लिखना भाई साहब वो है आपके ओवरड्राफ्ट। कौन सी है? ओवरड्राफ्ट दोस्तों ये उर्जित पटेल की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन कौन छापेगा? फटाफट जल्दी जल्दी छापो दोस्तों। अब है ना, हाँ माहौल बन चुका है। 5 नंबर दिलाऊंगा इस एक क्लास से, वादा रहा तुमसे। बस पूरी शिद्दत से अंत तक दोस्तों आपको छापना है और हाँ हौसला बढ़ाना है। 1980। अब देखो ये कंफ्यूजन हो गया दोस्तों, 1980 नहीं मेरी जान, वो था आपके 1982। नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो राष्ट्रीयकरण है वो कब कब हुआ था, तो लिखना पहली बार दोस्तों 1 जनवरी 1949 को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर दोस्तों आपके 19 जुलाई कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को दोस्तों लिख लेना आप सभी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितना? 14 बैंकों का। फिर 1980 में दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितना? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 1982 में तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई। किसकी हुई? नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में। तो देखिए एक सवाल के साथ में कितनी सारी जानकारी दोस्तों आपके सामने है। कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का कब हुआ दोस्तों, 6 बैंकों का कब हुआ था, सारी डेट आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, भारत में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? पहली बात तो प्रत्यक्ष कर होता क्या है? क्या डायरेक्ट टैक्स जो है दोस्तों ये क्या होता है? प्रत्यक्ष कर का मतलब है जिस पर टैक्स लगा है वही टैक्स दोस्तों भुगतेगा। अगर आपसे पूछे इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ लिखना दोस्तों, जिस पर टैक्स लगा। क्या? जिस पर टैक्स लगा है, जिस पर टैक्स लगा वही दोस्तों इसका भुगतान करेगा। अगर दोस्तों मेरी इनकम थी तो मेरे ऊपर टैक्स लगा, मैंने ही दोस्तों उसका भुगतान कर दिया। ये तो है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों जिस पर टैक्स लगे वो नहीं कोई और दोस्तों भुगते, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। तुम सोना बाबू के साथ जूस पीने गए। क्या पीने गए? जूस पीने। दोस्तों सोना बाबू ने जूस पिया, तुमने खाई 5 रुपए वाली चॉकलेट, लेकिन दोस्तों पैसा किसने दिया? पैसा जूस का भी तुमने दिया। ये दोस्तों इनडायरेक्ट क्या है? ये है इनडायरेक्ट। तो नोट करना, सोना बाबू का दोस्तों जो खर्चा उठाया ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा है? इनडायरेक्ट। लगा तो किसी पर था, भुगता दोस्तों किसी ने। तो नोट करना, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण दोस्तों इनकम टैक्स। क्या है? इनकम टैक्स जो है ये दोस्तों डायरेक्ट टैक्स है। अगला दोस्तों संपत्ति कर। कौन सा? संपत्ति कर है, या दोस्तों आपके निगम कर है। क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। ये सबकी सब दोस्तों डायरेक्ट टैक्स है। अगर बात करो इनडायरेक्ट की दोस्तों, तो लिखना इनडायरेक्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जीएसटी। क्या है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल। अगर पूछ ले दोस्तों वस्तु और सेवा कर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब बात करते हैं किसकी? इसका तो आंसर हो गया सेवा कर। क्या? सेवा कर। नोट कर लेना, जीएसटी दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहली बात तो किस समिति की सिफारिश पर, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो समिति कौन सी है। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला राज्य कौन सा था? असम। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में आया? तो नोट कर लेना, अनुच्छेद था 246A। कौन सी सूची पर है दोस्तों? समवर्ती सूची। किस पर है? समवर्ती सूची। और किस समिति की सिफारिश पर? लिखना दोस्तों विजय केलकर समिति। कौन सी है? विजय केलकर समिति। इसकी सिफारिश पर जीएसटी को दोस्तों तैयार किया। और जीएसटी के अंदर जीएसटी की रेट कौन डिसाइड करेगा? तो नोट करना दोस्तों, इसकी जो रेट है वो डिसाइड करने का काम था जीएसटी काउंसिल। किसका है? जीएसटी काउंसिल। और मेरी जान जीएसटी जो परिषद है ये किस समिति में दोस्तों, किस अनुच्छेद में स्थित है? तो नोट करना दोस्तों 279A। सीधा सवाल पूछेगा ये कौन सा है? 279A दोस्तों ये जीएसटी काउंसिल है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नोट करना दोस्तों, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है दोस्तों, नोट करना, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। ये एक स्लाइड है ना, एक क्वेश्चन अपने पेपर में छाप के रखना इस एक स्लाइड से। जीएसटी विजय केलकर समिति। कितना कितना टैक्स है? 0% दोस्तों, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जीएसटी की बात
बात करो विजय केलकर समिति दोस्तों 1 जुलाई 2017। पहला दोस्तों राज्य है वो है असम। 101वां संविधान संशोधन है दोस्तों 246A इस अनुच्छेद के अंदर समवर्ती सूची में दोस्तों शामिल किया। इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। अगर पूछे इसकी जो रेट है वो दोस्तों कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है जीएसटी काउंसिल। और वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, वित्त मंत्री। और अगर आपसे पूछ लो कौन सा अनुच्छेद है, 279A दोस्तों अनुच्छेद है। रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ये देखो सीधा खोपड़ी में छेद। मेक इन इंडिया पहल इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, नोट कर लेना। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और दोस्तों उद्योग जो है इसका विकास करने के लिए, या फिर दोस्तों द्वितीयक जो क्षेत्र है, क्या जो सेकेंडरी क्षेत्र है, इसका विकास करने के लिए हमने एक योजना स्टार्ट की थी। कब की दोस्तों, 25 सितंबर 2014 को। और योजना का नाम क्या है, मेक इन इंडिया। क्या दोस्तों, मेक इन इंडिया जो योजना है कब स्टार्ट की गई, 25 सितंबर 2014। पहला क्वेश्चन, 25 सितंबर क्यों, दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे दोस्तों, अंत्योदय दिवस। लिखना 25 सितंबर क्यों, क्योंकि दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय, किसका जन्म दिवस है, दीनदयाल उपाध्याय। और भाई साहब इनके हैप्पी बर्थडे पर कौन सा दिवस है, अंत्योदय दिवस। कौन सा है, अंत्योदय दिवस है। तो नोट करना, मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014। तो अब करते हैं पोस्टमार्टम, 28 अगस्त 2014। पहला पॉइंट लिखना दोस्तों, जन धन योजना। कौन सी है, जन धन योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। नोट करना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले पूरे विश्व की, क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना, क्या वित्तीय समावेशन की योजना, और इसका दोस्तों ध्येयवाक्य क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या, मेरा खाता भाग्य विधाता। दूसरी दोस्तों 1 मई 2016, इस दिन कौन सी योजना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। 1 मई 2016 कौन सी योजना स्टार्ट होती है। 22 जनवरी 2015, ये दोस्तों छाप लेना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों 22 जनवरी 2015 को। कहां से, पानीपत दोस्तों हरियाणा से स्टार्ट होती है। और माधुरी दीक्षित जो है दोस्तों इसकी एम्बेसडर है। कौन है, माधुरी दीक्षित इसकी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पानीपत हरियाणा 22 जनवरी 2015। 1 मई 2016 दोस्तों उज्ज्वला योजना। नोट कर लेना कौन सी योजना है, उज्ज्वला योजना। तो यहां पर लिख लो दोस्तों उज्ज्वला योजना। तो 4 योजनाएं मैंने आपको पढ़ाई दोस्तों। पहली योजना थी 28 अगस्त 2014, कौन सी योजना है, जन धन योजना। 1 मई 2016 दोस्तों उज्ज्वला योजना कहां से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश से। 25 सितंबर 2014 ये दोस्तों कौन सी है, मेक इन इंडिया। क्यों स्टार्ट की गई दोस्तों, ये स्टार्ट की गई द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर दोस्तों बनाने के लिए। और 22 जनवरी 2015 दोस्तों पानीपत से स्टार्ट होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से असुमेलित है। फिर देखो 4 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं तुम्हारे सामने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मिशन इंद्रधनुष और पीएम किसान योजना। एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, क्या मेरी तरफ से है, जिसका आंसर हर किसी को पता है। लिखना दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब बताओ
बताओ दोस्तों, गई भैंस पानी में, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब स्टार्ट हुई, इसका भी आंसर छाप दीजिए। पहली बात दोस्तों, पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश वालों ढंग से नोट करना, साक्षी मलिक हरियाणा के अंदर दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है। अगर आपसे बोल दूं मैं कि 24 फरवरी 2019 को कहां से स्टार्ट हुई दोस्तों, गोरखपुर से, लिख लो कहां से स्टार्ट हुई, गोरखपुर से दोस्तों स्टार्ट होती है, उत्तर प्रदेश से। कहां से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पीएम किसान योजना, अगर आपसे पूछे दोस्तों ये जो किसान योजना है कितना पैसा, 2-2 हजार की 3 किस्त, कितनी है? 2-2 हजार की 3 किस्त है, 6,000 रुपया। अगला है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, लिखो दोस्तों किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। और दोस्तों कब स्टार्ट होती है? यह योजना स्टार्ट होती है 25 दिसंबर 2014। कब होती है? 25 दिसंबर 2014। और दोस्तों 25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस है? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस। कौन सा है? सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी। अगला दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। और कहां से स्टार्ट होती है? सूरतगढ़ दोस्तों गंगानगर से स्टार्ट होती है। स्वस्थ धरा खेत हरा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 15 अगस्त नहीं दोस्तों, देखने में ऐसा लगेगा 15 अगस्त ही होगा, लेकिन 15 अगस्त नहीं, नोट करना दोस्तों यह है आपके, ध्यान रखना 25 दिसंबर 2000। कब है? 25 दिसंबर 2000। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को दोस्तों स्टार्ट होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर, लिखना 11 अक्टूबर 2000 दोस्तों 14। कब? 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर क्यों, ये कौन बताएगा? 11 अक्टूबर क्यों? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ 11 अक्टूबर क्यों, जल्दी छापो 11 अक्टूबर क्यों। सांसद आदर्श ग्राम योजना, वस्तु और सेवा कर भारत में 1 जुलाई, इतना फर्जी सवाल है बाबा, क्या इतना फर्जी सवाल है दोस्तों? कब लागू किया गया? सभी को पता है दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को दोस्तों लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? जल्दी जल्दी छाप दो, जल्दी से बताओ दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा, क्या है दोस्तों? नरेगा जो है, पहली बात तो छापना, नरेगा खुद में क्या है? नरेगा दोस्तों अधिनियम है, नोट कर लो। नरेगा खुद में क्या है दोस्तों? नरेगा एक अधिनियम है। कब आया? 2005 का अधिनियम है दोस्तों। लागू कब से हुआ है? लागू लिख लेना 2 फरवरी 2006। कब से? 2 फरवरी 2006। और अगर पूछे इसका नाम दोस्तों मनरेगा कब हुआ, मतलब इसमें महात्मा गांधी दोस्तों कब जोड़े गए थे, तो छाप लेना 2 अक्टूबर 2009। कब जोड़े गए? 2 अक्टूबर 2009। क्यों दोस्तों? तो लिख लेना 2 अक्टूबर 2009। मनरेगा कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों नरेगा, तो नरेगा ध्यान रखना अधिनियम तो 2005 का है, लेकिन दोस्तों लागू हुआ 2 फरवरी 2006। तो नरेगा कब से स्टार्ट होती है? 2 फरवरी 2006। मनरेगा दोस्तों तो लिखना 2 अक्टूबर 2009। कैसी जॉब है? अकुशल दोस्तों, लिख लेना कैसी जॉब है? अनस्किल। कैसी है? अनस्किल दोस्तों, अकुशल श्रमिक। कैसी है? अकुशल श्रमिक। कितने दिन की है दोस्तों? 100 दिन की जॉब है अकुशल श्रमिक के अंदर। तो अगर आपसे पूछे नरेगा का अधिनियम कब का है? 2005। अगर फिर आपसे पूछे दोस्तों 2005 में और कौन से 2 अधिनियम आए थे, कौन कौन बताएगा मुझे? 2005
लिखना दोस्तों 1972 का कौन सा अधिनियम है, लिख लेना दोस्तों वन्य जीव संरक्षण। कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण। 1986 दोस्तों ये लिखना आप पर्यावरण संरक्षण। कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण। अगर पूछे आपसे 2005 दोस्तों तो लिखना 2005 के अंदर एक तो आरटीआई दोस्तों सूचना का अधिकार, दूसरा लिख लेना आप। अगर पूछे दूसरा दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बता दो, हाँ जल्दी बताओ 2005 में कौन से दो अधिनियम आए थे? 2009 में दोस्तों लिखना 2009 का जो अधिनियम है वो है दोस्तों आपके राइट टू एजुकेशन। कौन सा है? राइट टू एजुकेशन। और अगर पूछे 2000 दोस्तों 19 का तो वो लिख लेना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कौन सा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। लागू कब से हुआ दोस्तों? ये लागू हुआ 20 जुलाई 2020। कब से हुआ? 20 जुलाई 2020 से। तो फटाफट बताओ कि 2005 में दूसरा कौन सा अधिनियम आया था? डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पढ़ाई की ना तुमने, पेपर की इतनी औकात नहीं जो तुम्हारे सामने नजरें उठा सके। लिखना दोस्तों 2005 के अंदर ये आपदा प्रबंधन। कौन सा है? आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम। ये भी दोस्तों 2005 का है, तो नोट कर लेना। अच्छा सवाल है दोस्तों। 2005 में नरेगा जो है वो 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? अब देखिए प्रस्तावना के दोस्तों कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको लिखा रहा हूं और आप यकीन मानिए पॉलिटी में 5 सवाल आएंगे ना, एक सवाल दोस्तों प्रस्तावना का छपेगा। नोट करना, अगर पॉलिटी में 5 सवाल आए तो एक सवाल दोस्तों प्रस्तावना का 100% छपने वाला है। 5-6 सवाल हैं वही घूम घूम कर दोस्तों पेपर में आते हैं। पहला नोट करना दोस्तों, प्रस्तावना जो है, पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई साहब, प्रस्तावना अगर पूछे उद्देश्य जो प्रस्ताव है, कौन सा प्रस्ताव है? उद्देश्य प्रस्ताव। ये कौन लाया दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों ये संविधान सभा के अंदर रखा गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन दोस्तों ये प्रस्ताव कब पारित हो गया? तो लिखना ये प्रस्ताव दोस्तों पारित कब हुआ? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ उद्देश्य जो प्रस्ताव है ये दोस्तों कब पारित हुआ? तो लिख लेना आप सभी, जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों अगर पूछ लो ये पारित कब हुआ था, फटाफट छाप दो कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल 22 जनवरी लिख लो, 22 जनवरी 1947 है। कब पारित हुआ दोस्तों? 22 जनवरी 1947 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो भारत की प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा गया। क्या इसे कहा गया? संविधान की आत्मा। क्या दोस्तों? संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों हो सकता है। नोट करना, प्रस्तावना में केशवानंद भारती केस, कौन सा है? केशवानंद भारती केस दोस्तों 1973। इसके बाद यह कहा गया कि प्रस्तावना में दोस्तों संशोधन हो सकता है। और अगर पूछे क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो बिल्कुल दोस्तों एक बार हुआ। क्या हुआ? एक बार हुआ, और वो हुआ दोस्तों 1976 के 42वां संविधान संशोधन है। इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर पूछे इस संविधान संशोधन से किसे जोड़ा गया दोस्तों तो छाप लेना आप सभी, 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितना?
तीन शब्दों को जोड़ा गया। और वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? तो लिखना दोस्तों समाजवाद। क्या है? समाजवाद है। एक दोस्तों पंथ निरपेक्ष है और एक लिख लेना अखंडता। कौन सा है? अखंडता। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। कितने दोस्तों शब्द जोड़े गए? तीन शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। कौन सा? अखंडता। अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत कौन सा है? हम भारत के लोग। लिख लो दोस्तों, अगर पूछे शक्ति का स्रोत कौन सा है, शक्ति का स्रोत दोस्तों, सोर्स ऑफ पावर, यह है भारत की जनता। कौन है? भारत की जनता दोस्तों, यह शक्ति का स्रोत है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? अब देखो भारत की प्रस्तावना तुम्हारे सामने, एक नंबर का क्वेश्चन है। मेरी बात को समझो दोस्तों, पढ़ना है ना, अब वो पढ़ो जो सीधा पेपर में छपने वाला है। एक नंबर की बात है, 8-10 लाइन है। क्या 8-10 लाइन है? एक नंबर का सवाल, इस पे गौर करो, नजर बनाओ। देखो अगर आपसे पूछे दोस्तों कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय। कितना दोस्तों? 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय दोस्तों, साथ में आर्थिक न्याय, और अगर आपसे पूछे राजनीतिक न्याय। क्या? राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार का न्याय। दोस्तों कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? विचार की है दोस्तों, इसके साथ में अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति है। इसके साथ में दोस्तों विश्वास है, फिर आपके सामने धर्म है, और फिर दोस्तों उपासना। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी दोस्तों? अवसर और प्रतिष्ठा। किसकी है? अवसर और प्रतिष्ठा, इसकी दोस्तों समानता। और अगर पूछे क्या दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले प्रस्तावना में कौन सी डेट का उल्लेख है, तो लिखना दोस्तों प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 इस डेट का उल्लेख है। ये 4 सवाल हैं जो सीधा दोस्तों प्रस्तावना से आते हैं। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की दोस्तों स्वतंत्रता, 2 प्रकार की आपके समानता, और इसके साथ में कौन सी डेट है और शक्ति का स्रोत दोस्तों कौन सा है। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों इसका आंसर क्या है, तो कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? समाजवाद है दोस्तों, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ये तीनों की तीनों ही दोस्तों लिख लेना आपके प्रस्तावना में 1949 में दोस्तों शामिल नहीं थे। तो 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है? अरे एक बच्चा कह रहा है कि करंट आपके इकोनॉमिक्स में पॉलिटी कैसे? अरे भाई आर्थिक न्याय, ढंग से देख मेरी बात को, आर्थिक न्याय। क्या? आर्थिक न्याय पेपर में लिखा आता है क्या? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अरे तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, अपना सिलेक्शन लो यार, और जय हिंद दोस्तों, अपने घूमने जाओ कुल्लू मनाली। देखो संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय दोस्तों इसका उल्लेख नहीं है। और अगर पूछे दोस्तों अनुच्छेद 32, किसे? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? वो कहा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। निम्न में से नीतिगत दर, पॉलिसी रेट किसे कहते हैं? लिख लो दोस्तों, पॉलिसी जो रेट है ना, वो कहते हैं रेपो रेट। लिखना भाई साहब, पॉलिसी रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट को कहते हैं। किसको? रेपो रेट है। और तुम्हें याद हो चप्पल वाला कंसेप्ट, याद करो, चप्पल किसके हाथ में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। रेपो रेट क्या है दोस्तों? रेपो रेट का मतलब है जब बैंक किससे उधार लेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेगी, तो दोस्तों जिस दर पर लेती है उसे कहते हैं रेपो रेट। अल्पकालिक होती है, नोट करना दोस्तों, रेपो रेट पहली बात तो अल्पकालिक होती है, और इसे ही दोस्तों पॉलिसी रेट कहते हैं। वर्तमान
वर्तमान में दोस्तों कौन सी पॉलिसी रेट है? 4%। कितनी है दोस्तों? 4% जो है वो वर्तमान में दोस्तों भारत में रेपो रेट। रेपो रेट से कम होती है रिवर्स रेपो रेट। नोट करना, रिवर्स रेपो रेट जो है दोस्तों ये हमेशा कम होगी किससे? रेपो रेट से। और बैंक रेट दोस्तों इससे हमेशा अधिक होगी। क्या होगी? इससे हमेशा अधिक है। तो लिख लेना, रिवर्स रेपो रेट दोस्तों सबसे कम होती है, फिर है रेपो रेट और फिर है दोस्तों बैंक रेट। 4% है वर्तमान में रेपो रेट, 3.35% है रिवर्स रेपो रेट। और दोस्तों अगर आपसे पूछे बैंक रेट कितनी है तो 4.25% दोस्तों वर्तमान में बैंक रेट। तो नोट कर लेना, अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों पॉलिसी रेट किसे कहते हैं या नीतिगत दोस्तों दर कैसी होती है? अल्पकालीन होती है। क्या होती है? अल्पकालीन होती है पॉलिसी रेट दोस्तों। दूसरा रेपो रेट इसे ही कहते हैं। तीसरा दोस्तों नोट कर लेना आप सभी, ये 4% के आसपास। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। याद करो, ये सीधा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया एग्जाम में, सहायक लेखाकार परीक्षा में। निर्धनता जो पॉवर्टी है दोस्तों, मतलब जो निर्धनता है ना, ये दुष्चक्र है। क्या है? दुष्चक्र है। मतलब एक बार जो परिवार दोस्तों निर्धनता में फंस गया ना, फिर वो उसी में दोस्तों घूमता रहता है। क्या? उसी में घूमता रहता है, क्योंकि वो दोस्तों गरीब है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, बच्चे दोस्तों बेरोजगार रहेंगे, फिर आगे दोस्तों गरीबी बढ़ती जाएगी। तो ये है दोस्तों निर्धनता का दुष्चक्र। और ये दोस्तों किसने दिया था? ये दिया था किसने दोस्तों? नरकसे। किसने दिया? नरकसे ने दिया था निर्धनता का दुष्चक्र। और अगर तुमसे पूछो कार्ल मार्क्स दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम लिख लेना भाई साहब। इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल दोस्तों कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? वो है दोस्तों एडम स्मिथ। और पुस्तक का नाम लिखना वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, ये दोस्तों इनकी पुस्तक है। जेबी से इसकी बड़ी फेमस लाइन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न करती है। लिख लो इस लाइन को। सीधा किसने कहा दोस्तों? ये जेबी से ने कहा। तो इसका आंसर हो गया नरकसे। क्या है? नरकसे इसका आंसर है। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था दोस्तों, सुबह भी कहा था कि मैं बड़ी तकलीफ में आपकी क्लास लेने वाला हूं। हर सवाल ऐसा लाया हूं जिसमें से पेपर वाले को सोचना पड़ेगा कौन सा सवाल नहीं पूछो, यह सोचना पड़ेगा उसे। हर सवाल किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है। इकोनॉमिक्स की इस क्लास को पूरी शिद्दत से नोट कर लेना। इकोनॉमिक्स में 5 सवाल आएंगे, 4 इस क्लास में से आने वाले। अब देखना, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है दोस्तों। लिख लेना, यह संस्था कौन सी है? CSO। कौन सी है? CSO। अगर इसकी फुल फॉर्म बताऊं दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO जारी करती है दोस्तों राष्ट्रीय आय। क्या है? नेशनल इनकम CSO के हाथ में। लेकिन देखो यहां पर और भी ऑप्शन है, योजना आयोग। योजना आयोग से बड़ा जबरदस्त सवाल निकलता है और वो है दोस्तों आपके नीति आयोग। पहले मैं बता दूं आपको, योजना आयोग अगर आपसे पूछे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। कब इसका गठन हुआ दोस्तों? 1950 में। और इसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं। क्या था? 5 ईयर जो प्लान है इन्हें लागू करना इसका काम था। इसी के स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी, कब अगर पूछो इसी के स्थान पर 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था आती है? उसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, जो नीति आयोग है कौन सा? जो नीति आयोग है
दोस्तों, अगर आपसे पूछो इस नीति आयोग में अध्यक्ष कौन है, तो लिखना दोस्तों, इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके जो उपाध्यक्ष है दोस्तों, वर्तमान में लिख लेना आपके राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है। इसके सीईओ कौन है दोस्तों, तो इसके सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत। नीति आयोग की खतरनाक बात दोस्तों, नीति आयोग किस सिद्धांत पर काम करता है, सहकारी संघवाद। क्या दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले किस सिद्धांत पर काम करता है, सहकारी संघवाद। किस पर करता है, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या है दोस्तों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस सिद्धांत पर करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी। नीति बनाने में केंद्र के साथ में दोस्तों राज्य की भागीदारी, वो आपके सामने है नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका तो आंसर हो गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। अगर बात करो दोस्तों, CSO जो है इसकी स्थापना कब होती है, CSO की स्थापना लिखना दोस्तों 1951। कब होती है, 1951। अगर पूछे हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। तो CSO की स्थापना 1951, मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। ये वो सवाल है जिसमें दोस्तों इकोनॉमिक्स में पसीना छूटता है हर किसी का। क्या, हर किसी का पसीना छुड़वाने वाला सवाल दोस्तों, ये GDP, NNP दोस्तों, NDP, ये भाई साहब पसीना छुड़वाती है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स में। आज तुम्हें है ना जुगाड़ बता रहा हूं, नोट करना जुगाड़ क्या है। तुमसे अगर दोस्तों क्या पूछ ले, अगर तुमसे पूछे सर मजा नहीं आ रहा, ये जोड़ा हाथ तुझे, क्या ये जोड़ा हाथ मजा नहीं आ रहा, अपने घर बैठ आराम से मजे लेने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मनोरंजन थोड़ी चल रहा है, बचपन का प्यार मेरा वो थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। हाँ देखो दोस्तों, सकल जो है, क्या जो सकल है ना, ग्रोस जो है दोस्तों, क्या ग्रोस जो है, अगर सकल से क्या निकालना है, निवल निकालना है। क्या निकालना है, निवल। निवल का मतलब दोस्तों नेट। क्या निकालना है, नेट। तो एक ही फंडा ध्यान रखना, सकल से निवल निकालने के लिए डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास को कम कर देते हैं। जय हिंद। क्या, जय हिंद दोस्तों, और जय हिंद की सेना लिखो। अगर मुझे क्या निकालना है, सकल से दोस्तों निवल निकालना है, तो जो मूल्य ह्रास है, जो डेप्रिसिएशन है दोस्तों, क्या है, जो डेप्रिसिएशन है, इसे दोस्तों कम करते हैं। इसी को घिसावट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों घिसावट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम दोस्तों पूंजी खाता व्यय है। इसी को, अरे डेप्रिसिएशन नहीं, हाँ दोस्तों, जो डेप्रिसिएशन है इसे कम कर देते हैं। नोट कर लेना, मूल्य ह्रास। ठीक है, तो अगर पूछे सकल से क्या निकालना है, निवल निकालना है, तो सकल से निवल निकालने के लिए दोस्तों मूल्य ह्रास जो है इसे कम करते हैं। घरेलू से विदेशी निकालना है। क्या, हाँ भाई साहब, अब देखो, अगर तुम्हें घरेलू दोस्तों डोमेस्टिक से, किससे, डोमेस्टिक से तुम्हें निकालना है नेशनल। क्या निकालना है दोस्तों, डोमेस्टिक से तुम्हें अगर राष्ट्रीय निकालना है, नेशनल निकालना है, तो ध्यान रखना इसमें तुम्हें दोस्तों विदेशी जो आय है वो जोड़ देनी है। क्या करनी है, विदेशी आय जोड़ देनी है। तुम पूछोगे कैसे पता लगेगा, क्या क्या निकालना है। अब देखो ऊपर सकल राष्ट्रीय आय, 3 शब्द हैं इसमें। यहां देखो निवल राष्ट्रीय आय, 3 शब्द हैं। कॉमन कॉमन को काट दो। अब देखो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कटा, आय दोस्तों आय कटा, क्या बचा, सकल बचा, इधर बचा निवल। तो मतलब सकल से क्या निकालना है, निवल निकालना है, और दोस्तों आंसर आ जाएगा इसका मूल्य ह्रास। क्या, मूल्य ह्रास। एक सवाल मैं दिखता हूं, देखना दोस्तों, अब खुद बताना तुम मुझे। अगर मैंने कह दिया GDP से दोस्तों क्या निकालो, GDP से निकालो GNP। क्या निकालो, GDP। मतलब दोस्तों जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या है,
है ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इससे निकालो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या निकालो? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या करोगे दोस्तों? काटा फांसी स्टार्ट कर दो। देखो ग्रोस से कटा ग्रोस, प्रोडक्ट से कटा दोस्तों प्रोडक्ट, तो क्या बच गया? डोमेस्टिक से दोस्तों नेशनल निकालना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल मतलब दोस्तों विदेशी जो आय है उसे जोड़ देना। क्या कर देना? विदेशी आय को जोड़ देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? यह सवाल 99% का दोस्तों रॉन्ग होता है। क्या होता है? गलत होता है। क्वेश्चन पूछा गया सम्मिलित सहायक लेखाकार परीक्षा के अंदर। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का दोस्तों उदाहरण होता है? जल्दी से बताओ आंसर, फटाफट बता दो इसका आंसर कौन सा है। दवाई मंगल कौन सा इसका दोस्तों आपके सही आंसर बताओ। ABCD आपके सामने ऑप्शन है, अभी पता लग जाएगा। अभी चेक करना किसका कितना दोस्तों सही है। बताओ ABCD। बताओ बताओ फटाफट बताओ। ABCD क्या सही आंसर है? जल्दी 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 जल्दी। सर पड़ोसन बुला रही है, चला जाऊं। चला जा बेटा, चला जा। वो तो इसीलिए बुला रही है तेरा सिलेक्शन ना हो। अब तू देख ले तेरे हिसाब से। ABCD ओल ओल ओल। क्या बात है, क्या बात है। नीलम, संगीता, गौरव सर की शेरनी, ओल ओल। और भी है क्या? कमेंट चला फटाफट, इनका नाम तो लेने दो बहादुरों का। ओल ओल, क्या बात है। सुधीर कुमार भी ओल पर है। गजब गजब गजब, अद्भुत अद्भुत हो यार, अद्भुत हो ना। सतीश ओल, मनीष 100% ओल। क्या 100% ओल? मनीष का है। हाँ विनय का, अच्छा विनय ने तो सही आंसर दे दिया रे। जितेंद्र ओल, योगेश का है ओल या फिर सी। गजब हो यार, मतलब हाँ। अब सुनो बेटा, इधर देखो, यही तो होता है खतरनाक काम दोस्तों। मिश्रित खेती का मतलब होता है दोस्तों खेती तो आप कर ही रहे हो, मतलब कि पशुपालन दोस्तों, आप खेती का मतलब फसल उत्पादन तो आप कर ही रहे हो। इसके साथ में दोस्तों जो पशुपालन है, जो लाइव स्टॉक है, ये भी साथ में करोगे तो कहलाएगी मिश्रित खेती। नकदी और खाद्य दोनों फसल, ये मिश्रित खेती नहीं है दोस्तों। अरे ये तो फसल का ही उत्पादन है, चाहे नकदी हो, चाहे खाद्य हो, चाहे दोस्तों रबी हो, चाहे खरीफ हो, ये सब दोस्तों कैसी है? फसल ही है। अगर पूछे 2 या 2 से अधिक फसल दोस्तों, ये तो एक ही टाइप है, पशुपालन और फसल उत्पादन साथ में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, डी तो तुम्हें दोस्तों, डी तो तुम्हारी भैंस को पानी में गिराने के लिए दिया। क्या? डी तो तुम्हारी जो भैंस है उसे पानी में डुबकी लगाने के लिए दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये दोस्तों मिक्स एग्रीकल्चर है, मिश्रित खेती है। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? अगर तुमसे पूछे दोस्तों वित्त आयोग, फिनांस कमीशन, कौन सा है? फिनांस कमीशन दोस्तों, वित्त आयोग, अनुच्छेद कौन सा है? 280 अनुच्छेद है। अगर आपसे पूछे दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी, कौन थे? KC नियोगी। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए दोस्तों होता है। अगर पूछे आपसे 14वें वित्त आयोग के कौन है, तो लिखना दोस्तों 14वें वित्त आयोग है YV रेड्डी। कौन है? YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 15वें के कौन है दोस्तों? तो 15वें के छाप लेना NK सिंह। कौन है? NK सिंह दोस्तों, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अगर आपसे पूछे 14वां वित्त आयोग पूछा गया दोस्तों, तो इसका आंसर 14वां हो गया YV रेड्डी। कौन है? YV रेड्डी। देखिए समझना मेरी बात को, जब ये पेपर आया होगा ना दोस्तों, ये क्वेश्चन जब आया था ना, तब 14वां वित्त आयोग ही था। अब दोस्तों आएगा तो कौन सा पूछेगा? अब पूछेगा
पूछेगा 15वां वित्त आयोग। अब आपसे पूछ ले कि 15वें वित्त आयोग ने केंद्र से राज्य दोस्तों जो धन का स्थानांतरण है वो कितना परसेंट किया है, कौन इसका आंसर बताएगा? बताओ 15वां वित्त आयोग जो है दोस्तों इसने जो केंद्र से जो राज्य में बंटवारा होता है वो कितना परसेंट रखा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना किसने की है? एक संस्थान दोस्तों मैंने आपको पढ़ाई अभी CSO, इसको लिखना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है। सवाल को ढंग से पढ़ना, गलती मत करना मेरी जान। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है और इसकी स्थापना होती है 1951 में। मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? दिल्ली के अंदर मुख्यालय। जबकि दूसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय सांख्यिकीय संस्थान दोस्तों, मतलब कि इंडियन स्टैटिकल दोस्तों, इंडियन स्टैटिक्स आपके इंस्टीट्यूट ISI, क्या ISI, दोनों अलग अलग संस्थाएं, क्या दोनों अलग अलग संस्थाएं। पहली संस्था CSO, दूसरी संस्था दोस्तों ISI। ये वही संस्था है माय डियर जो PC महालनोबिस जी के द्वारा स्थापित की गई। कहां पर स्थापित की गई? कलकत्ता के अंदर स्थापित की गई। तो नोट करना दोस्तों, ये जो ISI है मतलब जो भारतीय सांख्यिकी दोस्तों, ये जो संस्थान है, अगर पूछो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कलकत्ता के अंदर है। किसने दोस्तों इसको स्थापित किया था? PC महालनोबिस, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया। PC महालनोबिस दोस्तों अगर आपसे पूछे सेकंड 5 ईयर प्लान, ये भी दोस्तों PC महालनोबिस जी के द्वारा आती है। और अगर पूछे आपसे किस पर बल दिया है? उद्योग पर बल दिया दोस्तों PC महालनोबिस ने। तो इसका आंसर हो गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस। अगर तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या अगर तुमसे सवाल पूछूं कि PC महालनोबिस जी के जन्म दिवस को दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। PC महालनोबिस दोस्तों इनका जो हैप्पी बर्थडे महालनोबिस दोस्तों जो इनका जो हैप्पी बर्थडे है, इस हैप्पी बर्थडे को पहली बात तो ये कब आता है? क्या पहली बात तो कब आता है? और दूसरी बात दोस्तों उस दिन कौन सा दिवस बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो नोट करना दोस्तों, इकोनॉमिक जो सर्वे है ये प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वित्त मंत्रालय के द्वारा इकोनॉमिक जो सर्वे है उसे प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए सवाल दोस्तों बड़ा आसान था ये, इसमें एक ऑप्शन और होता ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो भैंस जाती पानी में तुम्हारी, क्या तुम्हारी भैंस दोस्तों पानी में जाती है। अगर एक ऑप्शन और होता ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार। गुरुजी इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे तो मुख्य आर्थिक सलाहकार ही बनाता है। अरे बेटा बनाता है, यहां पूछा है प्रकाशित कौन करता है? तो प्रकाशित दोस्तों वित्त मंत्रालय करता है। नोट करना, बजट से एक दिन पहले आता है। क्या दोस्तों? बजट से एक दिन पहले आता है कौन सा? इकोनॉमिक सर्वे। इसे तैयार कौन करता है? तो इसे तैयार करता है दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों आपके जो सुब्रमण्यम जो कृष्ण मूर्ति है वो है दोस्तों, लिख लेना, जो सुब्रमण्यम साहब हैं ये दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो अगर पूछो दोस्तों कौन बनाता है तो लिख लेना मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाता है। अगर पूछ ले कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय दोस्तों जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। एक बच्चे ने पूछा है, नोट कर लेना दोस्तों, 29 जून को बनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। कब बनाते हैं? 29 जून। इसी दिन दोस्तों हैप्पी बर्थडे किसका है? इसी दिन हैप्पी बर्थडे भाई साहब आपके
जो दोस्तों पीसी महालनोबिस हैं। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किसने विकसित की दोस्तों? अरे हैप्पीनेस, याद करो भाई साहब, हैप्पीनेस, ग्लोबल दोस्तों हैप्पीनेस जो है इसकी जो अवधारणा है वो दी थी दोस्तों वांगचुक। किसने दी थी? वांगचुक। और ये वांगचुक दोस्तों कहां के राजा थे? वो थे भूटान। कहां के थे? भूटान। तो लिख लेना, सकल घरेलू प्रसन्नता ये किसकी अवधारणा है दोस्तों? ये अवधारणा है भूटान की। भूटान में भी किसने दी दोस्तों? तो भूटान में लिख लेना वांगचुक के द्वारा। अगर तुमसे पूछ लूं, क्या अगर तुमसे पूछो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन, स्वीडन ने नहीं दी मेरी जान, किसने दी है? भूटान ने दी है। किसने? भूटान ने। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, क्या है? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर आपसे पूछ ले कि इस सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, तो नोट करना दोस्तों, इस सूचकांक में भारत की रैंक है 139। क्या है? 139। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तान नल्ला, नल्ले में दोस्तों अधिक खुशहाली है भाई साहब, खतरनाक है, 105वीं रैंक है नल्ला। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर दोस्तों फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। और अगर पूछे सबसे कम दोस्तों खुशहाली कहां पर है? अफगान जलेबी मासूक फरेबी। लिख लो, सबसे कम दोस्तों लिख लो। अगर पूछ ले सबसे कम खुशहाली कहां पर है, तो सबसे कम खुशहाली है अफगानिस्तान। कहां पर है? अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 139 दोस्तों भारत की रैंक है, पाकिस्तान नल्ला 105 पर है। कब दोस्तों? तो लिख लेना 20 मार्च को बनाते हैं विश्व दोस्तों खुशहाली दिवस। कब बनाते हैं? 20 मार्च को। फिनलैंड टॉप पर है, अफगानिस्तान दोस्तों सबसे नीचे है। तो इसका आंसर हो गया भूटान। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर पूछ ले आपसे हरित क्रांति का जनक, अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है? एमएस स्वामीनाथन। आप सोचोगे एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, यही तो है हरित क्रांति का जनक। हमारे दिमाग में दोस्तों ये दिखाई नहीं देगा तुमको। ये देखो विश्व स्तर पर, तो नोट करना दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन जो बोरलॉग है ये विश्व स्तर पर दोस्तों हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसके जनक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन दोस्तों गेहूं और चावल, किसमें? गेहूं और चावल ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ये कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 1969 के आसपास। कब? 1969 के आसपास। कहां आई थी दोस्तों? ये जो आपके पंजाब है, पंजाब, हरियाणा दोस्तों, राजस्थान का कुछ हिस्सा था, आपके उत्तर प्रदेश का दोस्तों ऊपर वाला जो हिस्सा है, साथ में राजस्थान का भी ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहां पर दोस्तों आई थी। अगर पूछे भारत में कौन है, तो दोस्तों भारत में लिख लेना आप एमएस स्वामीनाथन। फिर कह रहा हूं दोस्तों, मुझे पता है आप सभी को आता है, आप सभी होशियार हो, मैं सब जानता हूं दोस्तों, फिर भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो नोट करना। अगर पूछे विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, अगर पूछो दोस्तों भारत स्तर पर, वो है एमएस स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन भाई साहब, तो नोट करना भाई साहब, वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति का जनक। किसका है? व्हाइट रिवॉल्यूशन दोस्तों, दुग्ध उत्पादन है। और भारत इसी क्रांति के कारण दोस्तों दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया। तो इसका आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। हाँ छुट्टी कर रहा हूं, कर दी। सुन लो मेरी बात, 2 मिनट और सुन लो मेरी बात को। कल आपके 20 तारीख है, तो कल मैं 6ठा एपिसोड आपको कराऊंगा, ठीक है? कल 20 तारीख है, 6ठा एपिसोड कराऊंगा। इस 6ठे एपिसोड में दोस्तों पॉलिटी है, हमारी ज्योग्राफी है, इन सभी को, मतलब दोस्तों जो आपका बच्चा हुआ है ना, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कुछ क्वेश्चन आपके दोस्तों जो हिस्ट्री के हैं वो भी आपको करा दूंगा इसके अंदर, है ना? तो ध्यान रखना, कल 6ठा है। आज की क्लास से मेरी उम्मीद है कि कम से कम दोस्तों 4 से 5 सवाल सीधा पेपर में आएंगे। कल की क्लास भी दोस्तों नोट करना, कल की क्लास से 5 से 10 सवाल जो हैं
वो पेपर में आएंगे। एपिसोड 6 दोस्तों आपके सामने कल 8 बजे आएगा। फिर दोस्तों कल है 20 तारीख, फिर होगी 21 तारीख, और 21 तारीख को दोस्तों मैं जाऊंगा, जो मम्मी आएंगी जयपुर दोस्तों, मैं उनसे मिलने जाऊंगा ना। हाँ, वरना दोस्तों घर से निकाल देंगे घर वाले मेरे। तो मैं जाऊंगा दोस्तों मिलने उनसे। क्या, मैं उनसे मिलने जाऊंगा 1 बजे के बाद, केवल तुम्हारे लिए। नोट करना, केवल तुम्हारे लिए। तो नोट करना दोस्तों, जो 21 तारीख है, क्या जो ये तो 20 तारीख की कल सुबह दोस्तों क्लास में आना ही है आप सभी को। देख लो एक बार ही है ना, एक बार देख लो। कल सुबह 6 बजे क्लास होनी है दोस्तों आपकी। कल सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास कल सुबह होगी ये। फिर दोस्तों इसके बाद में कल शाम को ये होगी। तो कल तो दोनों क्लास है आपकी, है ना। सुबह भी दोस्तों क्लास है और आपकी शाम को भी क्लास है ना। कल तो दोनों क्लास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो आपका 21 तारीख मतलब जो राखी से एक दिन पहले वाला जो दोस्तों है, उसमें आपका ध्यान रखना। देखिए मैंने आपका पूरा दोस्तों स्टैटिक जीके तो करा ही दिया लगभग, है ना, करा दिया स्टैटिक जीके, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ बातें रह चुकी हैं, वो है आपके करंट अफेयर्स। शायद दोस्तों आपकी जिज्ञासा होगी कि सर करंट अफेयर्स क्या करें इसका, क्या करें इसका। तो दोस्तों मैं 21 तारीख जो है, जो 21 तारीख जो है दोस्तों, इस दिन मैं जाऊंगा घर। 21 तारीख को घर जाऊंगा दोस्तों मैं 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद। तो दोस्तों सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे 21 तारीख को जो अपनी फूल पत्ती वाली जो क्लास होती है ना, उस क्लास, एक क्लास में से नोट करना आप। मेरी उम्मीद है कि 12 नंबर आएंगे। हाँ, नोट कर लेना। मैं लिख देता हूं आपको 12 नंबर, ठीक है। देखो मैंने वादा किया 21 तक पूरा कर दूंगा, मतलब कर दूंगा, ठीक है। तो 12 नंबर नोट कर लेना आप सभी। 6 बजे 12 नंबर की क्लास एक लेने वाला हूं, ठीक है, सुबह 6 बजे। कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, मैंने यहां पर लिख दिया है महा एपिसोड, ठीक है। हाँ, 12 बजे से पहले खत्म कर दूंगा। 12 नहीं दोस्तों, मैं इसको 6 से 9 बजे तक खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें हम दोस्तों जितने भी 2021 और 2020 की जो करंट है वो भी मैं इसमें साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब अपनी करंट अफेयर्स की क्लास तो होने वाली है, इसके साथ में दोस्तों आपकी मान लेना 7 बजे से, 7 बजे से और 9 बजे तक दोस्तों जो करंट अफेयर्स है वो इसमें पूरी करा दूंगा। कुल मिलाकर 21 तारीख को मेरी तरफ से दोस्तों एक जो आपका पूरा रिवीजन है वो खत्म हो जाएगा 21 तारीख तक, ठीक है ना। फिर बचेगी 22 तारीख और फिर बचेगी दोस्तों 23 तारीख। 2 दिन आपके पास में बचेंगे। एक बात ध्यान रखना, जितना पढ़ा दिया है ना उसको रिवाइज करके नहीं पेपर दिया ना, औरों से अधिक नंबर आएंगे तुम्हारे। पर तुम्हारी दोस्तों आदत खराब है ना। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पेपर वाले दिन तक पढ़ाई चाहिए। तो कोई ना दोस्तों, 22 तारीख को तो राखी है ना, राखी है। एक क्लास में उस दिन आपकी अपलोड कराऊंगा 22 तारीख को, ठीक है। और 23 को दोस्तों आपकी नोट कर लेना, 6 से 8 घंटे की क्लास लूंगा 23 तारीख को, जो 100 नंबर की क्लास होगी। अब महादेव को पता है कि उसमें से कितना पेपर फंसेगा कितना नहीं फंसेगा, पर कुमार गौरव अपनी तरफ से पूरी जान लगा देगा 23 तारीख को 6 घंटे की क्लास के अंदर। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है दोस्तों। जितना मेरे अंदर दम था ना, कसम से आपके मतलब जो भी मेरे लिए सबसे प्यारा है ना, उसकी कसम मैंने उससे कहीं अधिक दोस्तों आपको इस क्लास में समझाया है। तो मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी को मजबूत करना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, ये सब देश की जान है, देश की शान है। कल सुबह 6 बजे मिलूंगा दोस्तों आप सभी को अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। और अगर तुम्हें लगता हो कि ये सच में परिवार के लिए मेहनत है तो कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। फिर कह रहा हूं आपसे, एक भी क्लास मत छोड़ना। सिलेक्शन चाहिए, क्या अब की बार सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन लेके ही आना, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।